देखिए, हाइड्रेशन का मतलब केवल पानी से ही नहीं है। समय लिखा हुआ है जी। कि भाई आप जो है सुबह पीजिए, 9 बजे पीजिए, 11 बजे पीजिए, 1 बजे पीजिए। तो मैं जब ये देखता हूँ तो मैं बड़ा वो भी होता हूँ कि विस्मित भी होता हूँ कि यार ये क्या 2-2 घंटे में ही पानी जैसे जिस हिसाब से लिखा हुआ है पीना चाहिए। तो ज़रा मुझे ये भी समझाइए, डिकोड कीजिए कि कितने कितने वक्त में पानी पीना चाहिए। और ऑब्वियसली ये डिफर भी करता होगा, तो किस तरह से करता है। जो जेन्युइनली प्यास लगती थी तो ठंडा पानी पी रहे हैं, बिल्कुल चिल्ड पानी पी रहे। तो एक ये सवाल मेरे दिमाग में था कि क्या ऐसा होता है कि पानी के टेम्परेचर से फर्क पड़ता है हाइड्रेशन का? सबसे ज़्यादा रिस्क होता है हमारे सीनियर सिटीजन्स जो वल्नरेबल होते हैं, और उसके कारण 2-3 हैं। पहला कारण तो जितना ही सीनियर होते हैं उम्र में, उनमें थर्स्ट सेंसेशन कम होती है। अल्कोहल करता क्या है? सो हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में एक एंटी डायूरेसिस हार्मोन होता है। कि यूं तो शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन अगर पीते हैं तो इस बात का ख्याल रखें। तो अगर कोई भी आपने पैग लिया या बॉटल ली या छोटी बॉटल ली, उसके साथ आप इलेक्ट्रोलाइट को मेकअप करते रहे हैंड इन हैंड। डायरिया रिलेटेड डेथ्स वर द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स इन्फेंट मोर्टेलिटी इन आवर कंट्री। और उसका कारण यही था जो आप बोल रहे हैं, मिथ था बहुत बड़ा कि उसको आप ओरल रेस्ट दीजिए। क्या ऐसा भी होता है कि पानी ज्यादा पीने से भी कई बार नुकसान होते हो? हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। मेरे एक डॉक्टर चाचा थे। गर्मियों की छुट्टियों में जब वो हमारे घर आते थे तो जाते वक्त एक अलग तरह का आशीर्वाद दिया करते थे। कहते थे कि खूब पानी पियो और खूब खुश रहो। अब तब तो मुझे ये बात इतनी समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज जब इतने साल बीत चुके हैं और आज जब हम अकेले रहते हैं तो ये बात समझ में आती है कि वो कितना बड़ा आशीर्वाद था, है ना? और गर्मियों में वो आशीर्वाद इतना अहम क्यों हो जाता था। देखिए, हाइड्रेशन की ज़रूरतें हम सब समझते हैं। और आजकल तो जब गर्मियाँ आती हैं तो इतने सारे ड्रिंक्स मार्केट होने लगते हैं और कोकोनट वाटर जो है वो जगह जगह मिलने लगता है। तो ये बात साफ़ हो जाती है कि हाइड्रेशन की ज़रूरत तो है। लेकिन सवाल ये आता है कि हाइड्रेशन को क्या हम पूरी तरह समझते भी हैं? हेलो डॉक्टर में हम अक्सर यही करते हैं कि जो टॉपिक्स आम फहम सुनाई पड़ते हैं उनको डिकोड करते हैं, उनका रेशा रेशा खोलते हैं एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ। तो आज के एपिसोड में हाइड्रेशन का रेशा रेशा खोलेंगे, समझेंगे कि ये हाइड्रेशन दरअसल क्या होता है। और इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय वर्मा, इंटरनल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं। 31 साल का एक्सपीरियंस है सर का, और सीनियर कंसल्टेंट है, फिजिशियन है फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ओखला में। तो सर से काफ़ी सारे सवाल करने हैं। यूँ तो ये भी कि क्या अलग अलग उम्र के लोगों के लिए पानी की ज़रूरतें यानी हाइड्रेशन की ज़रूरतें अलग होती हैं क्या? क्या जो लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, एक डेली वेज वर्कर की हाइड्रेशन की ज़रूरत और एक कॉर्पोरेट वर्कर की हाइड्रेशन की ज़रूरत सेम होती है? ये पूछेंगे। ये भी पूछेंगे कि क्या उम्र के हिसाब से हाइड्रेशन की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, कम हो जाती हैं? तो सवाल कई सारे हैं और समय कम, तो जल्दी शुरू करते हैं। स्वागत है सर आपका। तो सर, हम जिससे पहले ही बात कर रहे थे पॉडकास्ट से, तो मैं इस बात पूछना चाहता हूँ कि दरअसल हाइड्रेशन हम जो इतने आम फहम तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, इस शब्द का दरअसल मतलब क्या है? हाइड्रेशन का मतलब अगर आपको डिफाइन करना हो तो क्या है? देखिए, हाइड्रेशन का मतलब केवल पानी से ही नहीं है, जो एक मिसकॉन्सेप्शन है। हाइड्रेशन का मतलब है क्रिटिकल राइट बैलेंस ऑफ बॉडी वाटर, द बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, ये सब आते हैं। इसके अलावा बॉडी के सेल्स का प्रॉपर हाइड्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। उसके अलावा ब्लड वॉल्यूम का मेंटेनेंस विद नॉर्मल ब्लड प्रेशर। सो ये कंबाइंड 5 फैक्टर्स हैं जो मिलके एक नॉर्मल हाइड्रेशन को डिस्क्राइब करते हैं। ओके। तो सर, आपने बताया, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि अक्सर ये बात कही जाती है ना कि जब भी बहुत थके हारा कोई आदमी आता है तो ये रिवाज है कि उसको पानी पूछा जाए। तो इसका कहीं कल्चरल जो सिग्निफिकेंस है वो समझ में आता है, लेकिन मेडिकल सिग्निफिकेंस ये समझ में आता है मुझे कि जब भी कोई बाहर से आता है तो शायद जो उसको डिप्लीशन हुआ पानी का वो कवर हो जाए। ये पानी पीते ही हमारी बॉडी में दरअसल होता क्या है? जी, ये बहुत रेलेवेंट चीज़ है। देखिए, हम एक ट्रॉपिकल कंट्री हैं एंड इट इज़ अ सनी कंट्री, और हमारे देश में जब कोई बाहर से आता है तो ऑब्वियसली देयर हैज़ बीन सम सन एक्सपोजर, धूप से उसका एक्सपोजर हुआ है, और स्वेटिंग की वजह से, उसके थकान की वजह से
इनसेंसिबल वाटर लॉस जो ब्रीदिंग से होती है, जो यूरिनेशन से होती है। सो ये सब जो लॉसेस हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं डिहाइड्रेशन से, जिसमें कि पानी की कमी होती है, और साथ में जब जब पानी जाता है तो साथ में इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी होता है। तो हमारा जो रिवाज है कि आते ही पानी पूछिए, वो एक बहुत ही सही फिजियोलॉजिकल लेवल पे करेक्शन है इस एक बड़ी प्रॉब्लम का, क्योंकि उससे हमारी पहले ही थकान मिटती है। क्योंकि डिहाइड्रेशन का जो पहला सिम्टम है वो होता है थकान, फटीग की फीलिंग होती है। हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा डिप करता है डिहाइड्रेशन की वजह से। हमारे मसल्स में इलेक्ट्रोलाइट लॉस की वजह से कुछ क्रैम्प्स आ सकते हैं, और हमारा रिफ्लेक्स हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें एक अमूमन माइल्ड डिहाइड्रेशन जो कि कभी भी सेट इन कर सकता है हमारे देश में, तो ये इसलिए एक बहुत अच्छा तरीका है वेलकम करने का, और साथ में उसके जो एक कमी हुई है उसको पूरा करने का, सो दैट ही स्टेज नॉर्मल। सर ये सवाल ना अक्सर पूछा जाता है कि कितना पानी पीना चाहिए, जो है कितने ड्यूरेशन के बाद पीना चाहिए। मेरे सामने भी एक ऐसी बॉटल भी रखी है, एक बार अगर वो दिखाएंगे तो कई ऐसी बॉटल्स आती हैं जिसमें ना ऐसे समय लिखा हुआ है जी। कि भाई आप जो है सुबह पीजिए, 9 बजे पीजिए, 11 बजे पीजिए, 1 बजे पीजिए। तो मैं जब ये देखता हूँ तो मैं बड़ा वो भी होता हूँ कि विस्मित भी होता हूँ कि यार ये क्या 2-2 घंटे में ही पानी जैसे जिस हिसाब से लिखा हुआ है पीना चाहिए। तो ज़रा मुझे ये भी समझाइए, डिकोड कीजिए कि कितने कितने वक्त में पानी पीना चाहिए, और ऑब्वियसली ये डिफर भी करता होगा, तो किस तरह से करता है? देखिए, पानी जो है ना हमारे बॉडी का एक सिस्टम है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, कि जो थर्स्ट पैदा होती है वो एक सबसे सेंसिटिव इंडिकेटर है जो कि बताती है कि हमारे पास पानी की कमी हो रही है कहीं ना कहीं, और उसे हमें एकदम इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप अपने वर्क प्रेशर से, पानी की नॉन अवेलेबिलिटी से आप उस चीज़ को लांघ जाते हैं, जब उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो पानी की कमी शुरुआत हो जाती है, और उसकी वजह से बहुत ही सटल साइंस शुरू हो जाते हैं कमज़ोरी के। सो अगर नॉर्मल रिकमेंडेशन कहें तो हमें दो, जैसे ये जार आपने दिखाया, बॉटल नुमा जार, जो कि उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि हर 2 घंटे का लगभग गैप होना चाहिए, तो 2 घंटे पे, 2.5 घंटे पे हमें ज़रूर पानी पीना चाहिए। तो सर और नॉर्मल इनटेक कहें तो 1.5 से 2 लीटर तो कम से कम पानी पीना चाहिए। अच्छा, अगर 1.5 से 2 लीटर को थोड़ा डिकोड करें तो कितने गिलास? तो एक गिलास 200 ml का माने, हाँ। तो एक गिलास 1 लीटर 5 गिलास हुए, और कम से कम 10 गिलास तो बनते ही हैं। अच्छा, दिन के 10 गिलास दिन के, पानी जो। जी जी। तो सर लेकिन जैसे चीज़ें डिफर भी तो करती होंगी, जो कि मानिए कि मैं हूँ, है ना, मैं अक्सर स्टूडियो में होता हूँ या मान लीजिए इंडोर्स में होता हूँ, मेनली जी बात करें, जी तो मुझे इतना पसीना नहीं आता। जैसा कि आपने बताया कि डिहाइड्रेशन जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना घूम फिर रहे हैं, आपका पसीना कितना निकल रहा है, आप यूरिनेट कितना कर रहे हैं, राइट? वेरी राइट। तो क्या ये भी डिफर करता है? जी तो ये 10 गिलास जो है वो एक अंदर रहने वाले इंसान के लिए है, बाहर? जी, ये आप मानिए कि ये अंदर रहने वाले के लिए है। ओके। ये बहुत क्लियर है, बिकॉज हम लोग ज़्यादातर लोग एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट पे, इफ़ नॉट एयर कंडीशन, एयर कूल्ड, और इफ़ नॉट एयर कूल्ड, इन हाउस रहते हैं, जहाँ पे हमारा लॉस उतना नहीं होता है। वी आर ऑन अ मेंटेनेंस मोड, तो उसमें जब लॉस नहीं है उतना, तो हमारे इनटेक भी 2 लीटर से मेकअप हो जाता है। पर देयर इज़ अ डेफिनेट कैटेगरी ऑफ पीपल, जैसे सबसे ऊपर उस लिस्ट में रखेंगे हम जो आउटडोर वर्कर्स हैं। आउटडोर वर्कर्स तो आप देखिए, जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, जो बीट में हैं, जिप्सियों में अपने हैं विदाउट एयर कंडीशनिंग, हमारे जो रिक्शा पुलर्स हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स हैं, वो तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, और रिक्शा वाले। और इसके अलावा आप जो वेंडर्स हैं जो कि ओपन में सर्व कर रहे हैं, सो ये सब लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं। इसके अलावा एथलीट्स, वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि वर्क कैटेगरी वाइज जो लोग आउटडोर्स में हैं उनकी रिक्वायरमेंट इससे कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि इन प्रोफेशंस में कई बार वाटर लॉस में रीच अप टू 1 लीटर एन आवर ऑल्सो। तो उसको अगर हम मेकअप नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी वर्क एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी तो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाएगी। सो उन लोगों के लिए तो ये नॉर्मल नहीं है, उनको तो बहुत ज़्यादा पानी की इनटेक बढ़ानी पड़ेगी, 3-4 लीटर जितना हो, एज़ पर द लॉसेस विच दे आर हैंडलिंग। जी सर एक सवाल और था, थोड़ा बचकाना सुनाई पड़ सकता है, लेकिन जब मुझे अच्छे से याद है, जब हम गर्मी की छुट्टियों में भाग दौड़ के खेल के आते थे ना,
जब पानी जो जेन्युइनली प्यास लगती थी तो मतलब ठंडा पानी पी रहे हैं, बिल्कुल चिल्ड पानी पी रहे हैं। तो एक ही सवाल मेरे दिमाग में था कि क्या ऐसा होता है कि पानी के टेम्परेचर से फ़र्क पड़ता है हाइड्रेशन का? क्योंकि अक्सर ये तो टेम्परेचर की बात तो समझ में आती है, लेकिन ठंडा पानी थोड़ी ज़्यादा राहत देता है पीने में गर्म पानी से। तो ये तो सच है, ये उससे तृप्ति मिलती है और उससे संतुष्टि मिलती है। पर आप देखें कि मटके का पानी भी उतनी ही तृप्ति, बल्कि शायद उससे ज़्यादा ही तृप्ति देता है। बट ये एक बहुत सिग्निफिकेंट मेडिकली इसके लोकल स्टैंडर्ड नहीं है कि ठंडे पानी और नॉर्मल वाटर में क्या फ़र्क है। इस पे तो कहना मुश्किल है। बट डेफिनेटली ठंडा पानी गर्मी में, क्योंकि वो साथ में अंदर टेम्परेचर को भी लूज ठंडा कर रहा है ना। देखिए आपका कोर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा वेरी नहीं करता, पर ज़्यादा गर्मी में आप बाहर से आए हैं, लू लग गई है आपको, तो आपकी बॉडी भी हीटेड अप है। सो वो ठंडा पानी आपके, और आप फील भी करते हैं जब ठंडा पानी जाता है तो इट इज़ गोइंग डाउन द फूड पाइप इनटू द स्टमक, वहाँ तक तो आपका हीट परसेप्शन भी होता है। सो इट इज़ अ ग्रेटिफाइंग, रिलीफ गिविंग rescue for us. So probably it is now physiological, और इसका ज़्यादा ताल्लुक कोई और नहीं निकाल सकते मेरी समझ में। तो सर आपने ये तो बताया कि जो है काम के हिसाब से पानी की ज़रूरतें बदल जाती हैं। मेरा एक सवाल ये भी था कि क्या जेंडर के हिसाब से जो है हमारी बॉडी की पानी की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं? क्या ऐसा होता है कि महिलाओं को ज़्यादा पानी पीना चाहिए या मर्दों को, या ये इसमें जो है जेंडर न्यूट्रल बात है? नहीं, ये तो जेंडर न्यूट्रल बात ही है। मेल्स का थोड़ा सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली लॉसेस थोड़े ज़्यादा होंगे, पर जो रेंज ऑफ वाटर इनटेक शुड बी नियरली द सेम एंड इज़ यूजुअली द सेम, नंबर 1। और नंबर 2, इसमें एज का ज़रूर है, जो जेंडर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज। तो एज इसलिए कि जैसे हम इसको 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले हुए छोटे बच्चे, फिर वे हमारे यंग एंड मिडिल एज पर्सन, एंड तीसरे हुए एडल्ट्स, सीनियर्स। सो पहले तो हम छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं वाटर लॉस के, डिहाइड्रेशन के, क्योंकि उसके भी 2-3 कारण हैं। क्योंकि एक तो उनमें बॉडी वाटर रिजर्व कम होता है, दूसरा उनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, और तीसरा वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज ऑफ एक्टिविटी। सो उन लोगों में वाटर लॉस ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। सो दे आर मोर वल्नरेबल टू सप्लाई एंड डिमांड मिसमैच। दूसरा जो यंग एडल्ट्स हैं और मिडिल एज्ड हैं, जो मोस्ट ऑफ देम आर मोर स्ट्रॉन्गर, रेजिस्टेंट टू डिहाइड्रेशन, दे टॉलरेट डिहाइड्रेशन बेटर। पर उसमें क्या है कि उसमें भी अगर वो जिम टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं रेगुलर, आउटडोर सेट आउट कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी के लिए, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स की भी उसमें शॉर्टेज पड़ती है। सो जो इंटेंस जिमिंग कर रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं या डेली स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो उनके डिमांड्स भी ज़्यादा होंगे। बट वो यूजुअली कॉन्शियस कैटेगरी ऑफ पर्सनस हैं एंड दे मैनेज, मतलब वो अपना इनटेक बढ़ा लेते हैं। पर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है हमारे सीनियर सिटीजन्स जो वल्नरेबल होते हैं, और उसके कारण 2-3 हैं। पहला कारण तो जितना ही सीनियर होते हैं उम्र में, उनमें थर्स्ट सेंसेशन कम होती है नॉर्मल पॉपुलेशन से। दूसरा, उनकी किडनी भी परफेक्ट फंक्शनिंग में नहीं होती, उम्र के साथ उसमें जो क्लियरेंस कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही होती है। तीसरी बात है कि वो सब हमारे कोई ना कोई मेडिकेशंस पे होते हैं। उन मेडिकेशंस में जो है 2 तरह की मैं मेंशन करूँगा। एक तो डायूरेटिक्स होते हैं, जो कि हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, सूजन के लिए कम करने के लिए यूरिनेट ज़्यादा कराते हैं। तो वो तो पहले से ही एक तरह से डिहाइड्रेटेड स्टेट में होते हैं, दे आर नेवर इन अ परफेक्ट स्टेट। और ऊपर से कोई भी डिहाइड्रेशन का कारण बने, जैसे वॉमिटिंग, डायरिया, तो या एक्सेसिव स्वेटिंग, तो वो बहुत जल्दी ही एक मुश्किल में फंस सकते हैं। सो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है जो कि डायूरेटिक टाइप की दवाइयों में जिसमें यूरिनेशन होता है, उसमें वो बहुत कॉशियसली उसको संभाल के चलें, पानी के मेंटेनेंस रखें, अपने जितना लॉस हो रहा है उसको मेजर करें, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बीपी की मेडिकेशंस भी होती हैं। तो क्या होता है कि जैसे थोड़ा डिहाइड्रेशन हुआ, वो बीपी की मेडिसिन ज़्यादा डोमिनेट करती है बॉडी पे फिर आपके, क्योंकि वो उसका काम तो अपना ब्लड प्रेशर को लो करना है। अब वॉल्यूम जब लो हो गया, जब हमारा पानी ज़्यादा लूज हुआ, तो ब्लड वॉल्यूम गोज़ डाउन, और जितना वॉल्यूम नीचे जाएगा तो प्रेशर ऑल्सो
goes down because pressure is a multiple product of volume only. तो इसलिए इन कैटेगरी ऑफ पेशेंट जो वृद्ध हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उनमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम पानी को मेंटेन करके रखें और हाइड्रेशन को करेक्ट करके रखें. तो उनका उन पे एक रेगुलर हमारी केयर होनी चाहिए कि आपको इतना पानी तो पीना ही है. ओके. तो सर एक सवाल मेरा ये भी था, आपने बताया कि जो हाइड्रेशन की बात है वो सिर्फ पानी से नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होने चाहिए उसके अंदर. तो फिर सर ये सवाल आता है कि दो शाह हैं, एक तो शरबत एक शिकंजी. अक्सर तो क्या गर्मियों के लिए ज़्यादा मुफीद क्या होता है आपको पीना हो अगर? तो देखिए, अगर मेडिकली स्पीकिंग और जितनी भी स्टडीज़ हैं जिसमें ये बताया जाता है कि डिहाइड्रेशन में हमारा सोडियम, पोटेशियम और ग्लूकोज और अपने साथ में बाकी मैग्नीशियम, क्लोराइड, ये सारों का लॉस हो रहा है. तो इसको मेकअप करने के लिए जो बेस्ट ड्रिंक मानी जाएगी वो शिकंजी ही कहलाएगी. उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. शिकंजी इसलिए क्योंकि देखिए उसमें उसका फार्मूला, शिकंजी का फार्मूला काफ़ी कुछ हमारे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जो WHO के द्वारा रिकमेंडेड है उससे मैच खाता है. तो उसमें पानी हो गया मेन कंपोनेंट, उसमें चीनी हो गया ग्लूकोज के लिए, और उसके साथ उसमें नमक 1-2 चुटकी और साथ में नींबू. सो इसमें अब पानी ने पानी की कमी पूरी करी और हमारी सर्कुलेशन को मेंटेन किया वापस. सोडियम जो है पानी की एब्जॉर्प्शन को मतलब इलेक्ट्रोलाइट की कमी है उसको उसने पूरी किया जो हमने नमक डाला. ग्लूकोज जो है वो सोडियम वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. जो हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं तो सोडियम ग्लूकोज का को ट्रांसपोर्टर होता है. तो ग्लूकोज की प्रेजेंस में सोडियम जल्दी एब्जॉर्ब होता है. ओके. तो ये शुगर का फ़ायदा हो गया उसमें. और पोटेशियम का फ़ायदा हुआ पोटेशियम का रिचेस्ट सोर्स वैसे तो प्रैक्टिकली कोकोनट वाटर है. ओके. तो कोकोनट वाटर इज़ अमंग्स द बेस्ट वंस, और नींबू पानी दूसरा हो गया. तो लगातार शिकंजी पीना आई थिंक इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन फॉर दिस काइंड ऑफ अ स्टेट. बाकी तो आजकल रेडीमेड ORS सॉल्यूशंस भी आ गए हैं टेट्रा पैक में, वो प्रैक्टिकल हैं. नहीं तो जो हम लोग एडवाइस करते हैं वो होता है कि 1 लीटर के लिए जो बड़ा पैकेट आता है, जो 1 लीटर के पानी के लिए, उसको पानी में घोलिए और सिप बाय सिप आप लेते रहिए जब हम वाटर लॉस स्टेट्स में हैं. और कम से कम 1 लीटर आप पहले 4 घंटे में पूरा करिए, चाहे वो डायरिया की वजह से हो, चाहे वो वॉमिटिंग की वजह से हो, या सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से है. और उसके बाद उसको मेंटेनेंस फेज में ले जाएं. फर्स्ट टू मेक अप फॉर द लॉस एंड सेकंड इज द मेंटेनेंस ऑफ द लॉस. सर मैं ना जब डिहाइड्रेशन से जुड़ी और कंडीशंस के बारे में पढ़ रहा था तो ये मुझे मालूम हुआ कि जो हैंगओवर है मेनली, जब आप एक रात पहले शराब पीते हैं और अगले दिन जो आपकी बॉडी में डिप्लीशन होता है पानी का भी, तो क्या हैंगओवर का कनेक्शन भी जो है वो डिहाइड्रेशन से है? डेफिनेटली. तो इसके लिए हम थोड़ा एक स्टेप पीछे जाके समझते हैं कि अल्कोहल करता क्या है. सो हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में एक एंटी डायूरेसिस हार्मोन होता है. एंटी डायूरेसिस का मतलब यूरिनेशन. और उस पर काबू करने के लिए, क्योंकि किडनी तो 24/7 काम कर रही है, और अगर 24/7 काम कर रही है तो वो यूरिनेशन भी तो यूरिन तो सारा एक्यूमुलेट हो जाएगा. तो इससे तो एक स्थिति प्रैक्टिकली इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन. सो नेचर हैज़ डिवाइस दिस हार्मोन नोन एज एंटी डायूरेसिस हार्मोन, ADH बोलते हैं. और वो इस यूरिनेशन पे अंकुश लगा के रखता है, रोक के रखता है. सो अल्कोहल जो है वो ADH का इनहिबिटर है. ओके. तो वो इस अंकुश को हटा देता है. तो उस रात जब शाम आपने पीना शुरू किया तो आप ये भी पाएंगे कि वो सब वॉशरूम बार बार जा रहे हैं. तो ये एंटी डायूरेसिस हार्मोन की कमी हो जाती है ट्रांजिएंट, और हम एक्सेसिव यूरिनेशन कर लेते हैं. तो पहला स्टेप तो हमारा वाटर लॉस हुआ. साथ में फिर लाजमी है कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड वो सब भी लॉस होंगे. सो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है. इस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और वाटर लॉस से वॉल्यूम लॉस हो जाता है और ब्रेन में एक टेम्परेरी श्रिंकेज आ जाती है. और इसकी वजह से 2 और चीज़ें होती हैं कि एक तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो फैल जाती हैं. ओके.
और वो फैल के वो चूँकि पल्सेशन करती हैं ऐसे ऐसे, तो वो पल्सेशन जो है परसीव होती है हेडेक के, क्योंकि उसके ऊपर जो नर्व शीथ है, ड्यूरा की जो शीथ है, जो ब्रेन में एक 3 लेयर्स होती हैं, उनमें से पेनफुल यही होती है। तो जब नस फैलती है तो वो स्ट्रेच होती हैं, और इसलिए हमारे को बहुत ही ख़राब हेडेक होता है। और उसके साथ जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एसिटाल्डिहाइड जो एक मेटाबोलाइट है, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है अल्कोहल का, वो भी एक्यूमुलेट कर जाता है। तो ये एक सब गलत कॉम्बिनेशन बन जाता है बॉडी में, और उसका रिजल्ट वही होता है जो सब भुगतते हैं। तो इसके लिए ट्रीटमेंट तो चलिए, आप उस टाइम तो आप क्या करेंगे, बट उसका सबसे अच्छा तरीका है कि प्रिवेंट करें इसको, क्योंकि वो तो ठीक प्रिवेंट बात कर है। सकें तो नथिंग लाइक इट। सो प्रिवेंशन के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले तो अल्कोहल एम्प्टी स्टमक ना लें, नंबर 1। नंबर 2, उसके पहले आप कुछ साथ में सैलेड और कुछ खाना खा लें, तो कुछ भरे पेट में आपको अल्कोहल लेनी चाहिए, सो दैट रैपिड एब्जॉर्प्शन ना हो। और साथ में जो पोटेंशियल लॉसेस होने वाले हैं उसको हम पहले मेकअप कर लें। ओके। तो दैट इज़ द अदर वे। इसके साथ में हम ये जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप है, जो कि विच विल गो अ लॉन्ग वे, इज़ 1 यूनिट आपने अल्कोहल जो भी ली, उसके बाद 1 ग्लास आप इलेक्ट्रोलाइट का पानी पी लें, जिसमें कि नींबू और नमक हो, शिकंजी कह लीजिए। सो एक आप इसको गाइडलाइन मत समझ लीजिए, बट अच्छा रहेगा हाँ, कि कि आप इस वार्निंग के साथ कि यूं तो शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन अगर पीते हैं तो इस बात का ख्याल रखें। तो अगर एक कोई भी आपने पेग लिया या बॉटल ली या छोटी बॉटल ली, उसके साथ आप इलेक्ट्रोलाइट को मेकअप करते रहें हैंड इन हैंड। मतलब उसके बाद आप ये पी लें नींबू और इसमें नमक डाल के, लाइक अ शिकंजी। तो ये चीज़ आप खुद ही नोटिस करेंगे कि अगले दिन ये इफ़ेक्ट उतना प्रोफाउंड नहीं होगा। और साथ में जो इसको करेक्ट करने के और तरीके हैं कि इसके साथ आप ये खीरा और जो ककड़ी है, इस टाइप के जो हैं, जिसमें या जूस हुए या सूप हुए, इनसे भी लॉसेस करेक्ट हो जाते हैं। अगला सवाल मेरा यही था वैसे कि जो पानी के ऑल्टरनेटिव्स हैं गर्मियों में, जैसे खीरा, ककड़ी कही जाती है, ये बेस्ट है। तो मुझे ज़रा इसके बारे में बताइए खोल के कि अगर पानी कोई जो है कम पी पा रहा है और वो खाने का वो चाहता है, तो क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं खाने में? खाने में तो देखिए सबसे अच्छा तो खीरा, और ये तो है ही, साथ में जो भी आपके सैलेड हैं वो, बिकॉज खीरा और इनमें तो 92-93% शायद वाटर कंटेंट है ही। इसके अलावा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, दे ऑल्सो हैव अ हाई कंटेंट ऑफ वाटर। तो सर एक बात और कि आपने कहा कि हमें प्यास लगती है तो हम डिहाइड्रेटेड फील करते हैं। मेरा कहना ये है कि अगर प्यास हमें लगती है तो पहले पता कैसे चलता है, हमारे गले को या भले हमारे दिमाग को? नहीं, सबसे पहले आपके होठ सूखते हैं और ओके। मुंह में आपको सूखेपन की एहसास होगा। उसका दूसरा इफ़ेक्ट होता है कि आपको थोड़ा थकावट की फीलिंग आएगी, ओके। जो आपको फटीग कहते हैं। फटीग सेट्स इन, कि आपको उतनी एफिशिएंसी नहीं लगेगी कि आप उतना काम कर पा रहे हैं। तीसरा है कि आप जब यूरिनेट करने चाहेंगे, इट विल बी अ डार्कर यूरिन दैन यूजुअल। सो वो तो इमीडिएटली आप मिस कर ही नहीं सकते, एंड इट शुड रिंग बेल्स कि यार मैंने आज पानी पूरा पिया नहीं। सो इट शुड इमीडिएटली बी करेक्टेड। तो उसमें आप आइए और आप पानी पीजिए। तो यूरिन की कलर इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव इंडिकेटर कि आप डिहाइड्रेट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो इसके साथ आप अपना करेक्टिव मेजर करिए। इसके अलावा थोड़ा पल्स रेट बढ़ जाती है, तो आपके पैल्पिटेशन की जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो पैल्पिटेशन वर्सन हो जाएगी। अगर ये चीज़ करेक्ट नहीं हुई, सपोज़ ये तो हुआ माइल्ड डिहाइड्रेशन, 1 to 2% लॉस में ये सब होता है, परंतु जब 3 to 5% का वाटर लॉस हो जाता है, तो वो वाटर लॉस जो है वो और ज़्यादा आपको परेशान करेगा। इसमें चक्कर आने की स्थिति आ सकती है कि आप खड़े होते हैं तो आपको थोड़ा डिज़ी लगेगा, और यूरिन आउटपुट धीरे धीरे थोड़ा कम, स्कैंटी यूरिन बोलते हैं उसको, थोड़ा कम होना लगेगा। तो ये चीज़ हो सकती है। और इसके अलावा जो है आप इसमें जो थकान जो है वो ज़्यादा हो जाती है, वीकनेस, फटीग जो है अब आप वीकनेस का रूप अख्तियार कर लेता है। तो ये चीज़ बदलाव होती है। सो ये एक प्रोग्रेसिव डिटोरेशन होता है, तो इसको जितना जल्दी करेक्ट कर लें, पहचान लें, तो वो अच्छा रहेगा। सर एक ना अक्सर कंडीशन होती है दैट इज़ डायरिया, वॉमिटिंग जब भी अक्सर होती है किसी को, तो
उनको पानी भी नहीं पच रहा होता है ना, दे आर जस्ट रेगुलरली उनकी बॉडी जो है पानी को बाहर फेंक रही होती है। तो एक मिसकंसेप्शन बन जाता है कई बार कि भाई इसे पानी ना दो, है ना, अभी इसे आराम करने दो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये एक मिथ ही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सबसे बड़ी मिथ थी। हम जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी और टिल वेरी वेरी रिसेंटली आप कह सकते हैं कि 80s 90s में जब कांस्टेंट गवर्नमेंट की तरफ से कैंपेन हुआ है डायरिया रिलेटेड डेथ्स को कम करने के लिए, क्योंकि डायरिया रिलेटेड डेथ्स वर द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स इन्फेंट मोर्टेलिटी इन आवर कंट्री। और उसका कारण यही था जो आप बोल रहे हैं, मिथ था बहुत बड़ा कि उसको आप ओरल रेस्ट दीजिए या मत दीजिए। देखिए, डिहाइड्रेशन बच्चों में, मैंने जितना छोटा बच्चा है उसमें वो उतना ही घातक रूप ले लेता है। आई मीन इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो उसमें एक एज सुन एज पॉसिबल हमारे को वॉमिटिंग को करेक्ट करने के लिए जो आजकल बहुत सिंपल टैबलेट्स आ गई हैं जो कि खाली जीभ पे रखनी पड़ती है, 1 चम्मच पानी भी नहीं डालना पड़ता। क्योंकि पहले ये होता था कि वो टैबलेट्स खाई और वो उल्टी करती। पर आजकल जो माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट्स हैं जो कि एक ट्रैवल किट में सबको रखनी चाहिए, वो कैरी करें। और बच्चों को जो है डिहाइड्रेशन में राइट फ्रॉम फर्स्ट लॉस आपको करेक्शन शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज उनकी डिटेरेशन बहुत जल्दी होती है। तो ये 100% मिथ था और इसकी वजह से हमारे देश को बहुत नुकसान हुआ है वर्ल्ड ओवर। यानी कि आप कह रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में लगातार पानी पीते रहें। हाँ, ये भी कहा जाता है कि आप पानी पिए और आपने इमीडिएटली वॉमिटिंग भी कर दी, फिर भी ऑलमोस्ट अगर 70% बाहर भी आ गया तो 30% बॉडी में रिटेन हो जाता है। तो उस पॉजिटिव सोच से आप अपनी करेक्शन को रोकिए मत। मेरा पूछना ये भी था, हमने बात की डिहाइड्रेशन, आपने बताया 3 से 5% होता है तो हमें जो है थकान फील होती है, चीज़ होती है। आप तो इतने सालों से केसेस देख रहे हैं, तो जो सीवियर डिहाइड्रेशन होता है तो उस केस में क्या क्या हो सकता है? सर देखिए, सीवियर डिहाइड्रेशन में सबसे पहले तो मेंटल कन्फ्यूजनल स्टेट में आ जाता है आदमी। Okay. उतना अलर्ट नहीं रह पाता, वो थोड़ा कन्फ्यूज्ड हो जाता है, जो मतलब नाउ ऑर्गन्स आर गेटिंग अफेक्टेड। और उसके बाद उसका यूरिन प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। बीपी फॉल कर जाता है सर। 100 का जो एक मापदंड है, वैसे तो 120-80 एक एवरेज मानिए, पर आप 100 के नीचे बीपी जाने लगता है। खड़े होते ही वो ब्लैकआउट फिनोमेना होता है उसको, और वो गिरने की टेंडेंसी होती है। और उसके पैल्पिटेशन बढ़ जाता है, मतलब जहाँ बीपी फॉल करता है तो बॉडी उसको मेकअप करने के लिए ज़्यादा पंपिंग करती है, तो उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये चीज़ फिर बढ़ती है और उसके बाद किडनी का शटडाउन तक हो जाता है। तो बहुत Okay. बार सीवियर डिहाइड्रेशन जिसमें आप अनकरेक्टेड ब्लड प्रेशर लो रह गया काफ़ी देर तक, क्योंकि जितना लो होगा ब्लड प्रेशर, किडनी में खून का दौरा उतना ही कम होगा ना, तो फिर यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होगा। तो जैसे ही खून का दौरा कम होता है तो किडनी के लिए एक स्टनिंग हो जाती है, और अगर वो करेक्ट नहीं हुई इमीडिएटली आपने उसको, तो वो अक्यूट किडनी इंजरी कहलाती है, अक्यूट रीनल फेलियर कह लीजिए, AKI कह लीजिए। तो फिर वो यूरिन बनना बंद हो जाता है। दैट इज़ अ ऑमनियस साइन, आई मीन। तो उसमें फिर हम जब देखते हैं कि ब्लड के पैरामीटर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स हेवायर हो जाते हैं, सोडियम बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आजकल टेस्टिंग ऑन द स्पॉट भी हो जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम की कमी हो जाती है, पोटेशियम की भी कमी हो जाती है, पर सोडियम ज़्यादा वल्नरेबल है इसमें। और उसके साथ हमारे जो किडनी के मार्कर्स हैं वो फिर अपवर्ड्स राइटवर्ड्स बढ़ जाते हैं, यूरिया उसमें बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। और अगर अनकरेक्टेड रह गया तो फिर तो किडनी शट डाउन हो जाती है। तो हमारा एफर्ट तो यही होता है इमरजेंसी रूम में कि जैसे ही पेशेंट आए तो उसको हम एज सुन एज पॉसिबल उसको एक बोलस डोज कहते हैं हम लोग, कि हैवी डोज फ्लूइड्स की इन्फ्यूज़ करी जाती है, जिससे कि एक अंदर का एनवायरनमेंट एक नॉर्मल फंक्शनिंग स्टेट में आ जाए, क्योंकि वो कोलैप्सिंग स्टेट में जा रहा है। और कुछ अनफॉर्चुनेट होते हैं जो कि ये विंडो मिस कर जाते हैं, तो फिर दे लैंड अप इन अ बिगर प्रॉब्लम, फिर डायलिसिस एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वो एक नेगेटिव साइकिल होती है। सर, पॉडकास्ट के अंत की तरफ है। मैं एक एक्सट्रीम पे बात की हमने, मैं दूसरे एक्सट्रीम पे बात करना चाहता हूँ। पानी कम पीने से डिहाइड्रेशन होता है, क्या ऐसा भी होता है कि पानी ज़्यादा पीने से भी कई बार नुकसान होते हो? हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। पानी एक्सेस वाटर, क्योंकि एक वाटर थेरेपी करके बहुत प्रचलन है कुछ सेगमेंट ऑफ हेल्थ केयर, जो हमारे देश में तो अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग व्यवस्था है, प्राचीन तरीके से लेके मॉडर्न सिस्टम तक है। तो वाटर थेरेपी करके होता है, जिसमें कि सुबह सुबह उठ के एक्सेसिव वाटर इनटेक के लिए
प्रमोट करते हैं वो लोग, बट ये एडवाइजेबल नहीं है मेडिकली। उसकी अपनी टॉक्सिसिटी होती है और उसमें हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स डाइल्यूशनल स्टेट में पहुंच जाते हैं, कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेस सॉल्वेंट। मतलब किसी भी एक सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, और आप इतना भर देते हैं पानी कि सॉल्वेंट इतना एक्सेस हो जाता है कि सॉल्यूट की मात्रा कम हो जाती है, तो उससे भी हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। यानी ज्यादा पानी पीने से कई बार आपके नहीं, बॉडी हानिकारक है वो एकदम। उसमें वो उतना साइंटिफिक नहीं है, भले ही उसके बारे में लोग कितना एडवाइस करें, बट हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन वाले कभी इस प्रकार का एडवाइस नहीं करते कि आप 3 लीटर उठ के सुबह पानी पी लीजिए, और वो कतई लाभदायक नहीं है। इट्स नॉट यूजफुल एट ऑल। ओके सर, आखिरी सवाल। जब भी डिहाइड्रेशन की बात आती है तो मुझे एक पुराना ऐड याद आता है जिसमें सूरज जो है वो स्ट्रॉ लगा के बच्चों के सर से जो है पानी चूस रहा है। तो मैं ये बात पूछना चाहता हूँ स्पेशली उन माओं के लिए जिनके बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, और अभी स्कूल तो खुल जाएंगे आप जानते हैं। तो ऐसे केसेस में जो भी बच्चे बाहर से आ रहे हैं, उनकी माओं को क्या ख्याल रखें वो, क्योंकि उनको इतना आइडिया नहीं है कि वो कितने डिहाइड्रेट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। उनको ऐसी क्या डाइट दें कि उनका ये डिहाइड्रेशन मेकअप हो जाए? सो मैम, इसमें डाइट का रोल ज़्यादा नहीं है। इसमें तो पानी और शिकंजी जो है हमारा सबसे सस्ता सरल उपाय होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि ऐसी चीज़ जो घर में ही हो, जिसकी अलग से व्यवस्था ना करनी पड़े। और वो नींबू पानी, चीनी और नमक डाल के आप ज़रूर बच्चों को प्रमोट करिए। और अगर एक पानी की बोतल के साथ में आप उनको इसी शिकंजी का भी एक छोटी बोतल बना के दें, तो जब गेम्स पीरियड होता है, लंच पीरियड होता है, और बच्चे तो खेलते ही हैं और पसीना बहाते ही हैं, और पानी अकेले उस लॉस को नहीं पूरा करता, तो आप वाटर बॉटल के साथ एक शिकंजी की बोतल भी भेजें साथ में, तो बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज़ वो जब दोपहर 12 बजे का स्पोर्ट्स पीरियड और गेम्स पीरियड और लंच के बाद जब स्कूल की बस से यात्रा करके आते हैं, तो वो आपने देखा वो मुरझाए हुए आते हैं सारे बच्चे। तो उसको हम 2 घंटे बाद ना इलाज करके उसको हम दोपहर में ही ऑन द स्पॉट इलाज करें। और उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि पानी की बोतल की जगह हम इसमें हल्की चीनी, ज़्यादा चीनी नहीं, हल्की चीनी और नमक और नींबू का अवेलेबिलिटी रखें बच्चों के बैग में ही, तो यूल योरसेल्फ फाइंड, आप खुद ही नोटिस करेंगे कि वो ज़्यादा एक्टिव, अलर्ट एंड बिना थके हुए आते हैं। बिकॉज अदरवाइज उनको मैग्नीशियम का लॉस से मसल क्रैम्प्स भी होते हैं। तो फिर बच्चे का आप आके फिर होमवर्क का प्रेशर, ट्यूशन का प्रेशर, रूटीन पढ़ने का प्रेशर, तो वो सारी एफिशिएंसी जो अफेक्ट हो जाएगी इन्हीं डिहाइड्रेशन से। और दूसरी बात है, खाने में उनको जो आज जैसे मेलन्स हैं, खरबूज, तरबूज, इनको आप अच्छी तरह यूज़ करिए। इसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं, बट पोर्शन साइज शुड बी डिफाइंड। ये नहीं कि एक्सेसिव आपने ये दे दिया। और सैलड उनको ज़रूर हैबिट डालिए। खीरा और ककड़ी बेस्ट सोर्स हैं पानी के। तो इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं, और डायरेक्टली आप इस तरह से करेक्ट करिए, तो इट विल गो अ लॉन्ग वे एंड कीपिंग, इट विल डेफिनेटली हेल्प देम। आप देखिएगा खुद। तो सर, अगर एक सलाह मुझे देनी हो सबको, वो मैं ये दूं कि अब जब आप या ऑफिस जाएं या स्कूल जाएं तो सिर्फ पानी की बोतल ना ले जाएं, एक और बोतल ले जाएं, इसमें शिकंजी हो। हाँ, ये तो डेफिनेटली मैं कहूँगा तो इस मौसम में बहुत ज़रूरी है। बल्कि जुलाई अगस्त में जब भी हम स्वेटिंग बहुत करते हैं, अभी हमें गर्मी की वजह से लॉस हो रहा है, तब हमें ह्यूमिडिटी की वजह से लॉस है। ठीक। और स्वेट इज़, आप चख के देख लीजिए, उसमें भी तो नमक ही होता है। तो उसको मेकअप करना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर। आई होप आपने जो बताया वो काफ़ी लोगों तक पहुंचा होगा और काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिले होंगे, मेरे तो मिले। तो बहुत शुक्रिया सर। एक बार फिर होगी मुलाकात किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। और आप देखते रहिए हेलो डॉक्टर। और आपको अगर कोई और भी सवाल समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम सर तक पहुंचा देंगे। अगला पॉडकास्ट उसके इर्द गिर्द लाया जाएगा। तो बात यही है कि जो आपके आसपास काम कर रहे हो उन्हें पानी पूछें, अगर बाहर काम कर रहे हो तो उन्हें पानी के साथ शिकंजी भी पूछ लें। तो और ख्याल खूब रखें और पानी पीते रहें, जो मेरे चाचा आशीर्वाद दिया करते थे भाई। तो ख्याल रखिए और देखते रहिए आज तक रेडियो पॉडकास्ट।